नमस्कार बच्चों, आज हम जननी जन्मभूमि विषय को पढ़ेंगे जो एक संकलित है जिससे कुछ कठिन शब्दार्थ मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का विषय जननी जन्मभूमि। यह दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। बड़े बड़े पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, कल कल करती नदियाँ बहती है, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं, किस्म किस्म के पेड़ पौधे पशु पक्षी नर नारी हैं। यह सब जानकारी हमें पहले से ही है। प्रकृति की सौंदर्य को हम किस तरह उपभोग करते हैं यह हम सबको मालूम है। भला है तो बुरा भी है। तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता। यहाँ जड़ चेतन चर अचर सब है। यह विविधता का भंडार है। अच्छे लोग अच्छाई के चुनते हैं, जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इस दुनिया में अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों ही हैं। कुछ चीज हमें अच्छे लगती है और कुछ चीज हमें बुरी भी लगती है। तो जैसे कि अगर हम हंस को दूध पीने को दें तो हंस दूध पी देता है तो पानी छोड़ जाता है। इसका कुछ तात्पर्य है। इसका मतलब है लोग भला चीज को अपनाते हैं और बुरा चीज को अपनाते नहीं है। फिर भी कुछ इसी तरह के लोग हैं जो बुरा को अपनाते हैं लेकिन भलाई को छोड़ देते हैं। संसार हर पल बदलता भी रहता है, ऋतुएं बदलती है, मौसम कभी सुहावना होता है तो कभी डरावना, कभी जानलेवा गर्मी तो कभी कड़ाके की सर्दी। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है वहाँ अकाल भी पड़ता है। ये संसार हरा भरा से भरपूर है। अर्थात हम अगर प्रकृति के सौंदर्य को अपनी दृष्टि में रखेंगे तो हम महसूस कर सकेंगे कि चारों तरफ कितनी हरा भरा से भरा हुआ है। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है वहाँ अकाल। जहाँ हम देखेंगे कुछ साल अगर हरी भरी फसल खिलते हैं तो कुछ साल देखने को मिलता है वहाँ अकाल पड़ जाता है। अर्थात लोग खाने पीने को भी तरसते हैं। आदमी कभी सुख चैन से जीता है तो कभी दुखी होता है। कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी। अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते हैं, बुरे दिन होले मुले सरकते हैं। लोग कहते हैं यह जिंदगी भी क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ कहा गया है कि हर दिन अच्छी तरह से जाएगा इसका कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात अगर सुख आता है तो दुख भी आता है, अगर दुख आगे आता है तो सुख बाद में आता है, अगर सुख आगे आता है तो दुख बाद में निश्चित रूप से आएगा। हर दिन खुशी खुशी नहीं जाएगा, सुख के बाद दुख हमेशा आता है। यह मनुष्य भी अजीब प्राणी है। वह अंधेरी रात से डरता नहीं, लड़ता है। वह हर दुख को झेलता है, हर दर्द को सहता है। 4 दिन की चांदनी की तलाश में उन चंद दिनों के सुख के लिए प्रकृति से भी लड़ता है। उस पर कब्जा जमाना चाहता है क्योंकि आशा से ही आकाश थमा है। मनुष्य की यह अदम्य जिज्ञासा नया नया इतिहास रचती है। यह उसके उत्थान और पतन की कहानी है। यहाँ कहा गया है कि मनुष्य एक अजीब एक अद्भुत है क्योंकि वो 4 दिन के चांदनी के लिए उसके पास होने वाले सारे सुख को ही वो खो देता है। 4 दिन चांदनी रात को वो महसूस करने के बावजूद भी हमेशा वो जिंदगी भर को 4 दिन की चांदनी के समान तुलना करती है। वो चाहता है कि मेरा जिंदगी हमेशा इस 4 दिनों की चांदनी की तरह हो जाए, जो कि गलत है। जो इंसान इस तरह की आशा रखता है वो हमेशा जिंदगी में दुख को पाता है, सुख उसको छोड़कर चले जाता है। क्योंकि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। भगवान हर किसी को सुख से नहीं भरता। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा काम करेंगे तो बुरा काम का तो बुरा फल ही मिलेगा ना, तो अच्छा कैसा मिलेगा। इसीलिए हर आदमी का, हर समाज का, हर देश या प्रदेश का अलग इतिहास होता है। उसमें उसकी आशा आकांक्षा, खुशी गम का, सफलता विफलता का, आलस्य और चौकसी का लेखा जोखा रहता है। आइए अपनी जन्मभूमि उड़ीसा के इतिहास के 1-2 पत्र पढ़ें। तो इसी तरह हर जगह, हर स्थान, हर देश सबका कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। तो हमें इस अच्छे बुरे को ही सामना करके जीना पड़ता है। तो इसी तरह एक राज्य की बात या एक प्रदेश की बात हम अभी पढ़ेंगे
जिसका नाम ओडिशा है, वह हर खुशी और गम का सामना क्या है, किस तरह का वह खुशी और गम का सामना क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे जन्मभूमि ओडिशा के बारे में। ओड्र देश या ओडिशा के कई नाम मिलते हैं। ओडिशा को पहले ओड्र भी कहा जाता था, उसके कई और भी नाम हैं, कलिंग, उत्कल, कंगोद और कौशल। एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज्यादा प्रिय हुए हैं, तो यह निश्चित नहीं है कि ओडिशा को सिर्फ ओडिशा ही बुलाया जाए। उसे ओड्र, कलिंग, उत्कल, कंगोद जो नाम लोकप्रिय होता है उसी नाम से उसे जाना जाता है, कहा जाता है। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्वी 3री शताब्दी का, लिखा है कलिंगाः साहसिकाः, क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे कर दिए हैं अर्थात शत्रु को अच्छी तरह से चकमा देना, मुंह तोड़ जवाब देना। सम्राट अशोक का डट कर मुकाबला किया। हमारे जो ओडिशा के वीर सैनिक थे ना, वो जो सम्राट अशोक थे, उनका डट कर मुकाबला किया था। जाने दी, जमीन नहीं दी, वो सब अपने जान दे दी, लेकिन अपने जमीन यानी कि अपने जन्मभूमि को उन्हें नहीं दी। लाख की तादाद में मरे, लाख बंदी बने, बहुत लाख लोग वहां मर गए, युद्ध भूमि में मर गए, लाख बंदी भी बन गए, लेकिन वह अपने जन्मभूमि को सम्राट अशोक को नहीं दी। लेकिन प्रचंड अशोक भी घबरा गया कि लोगों की इस तरह का बलिदान को देखकर, चारों तरफ रक्तों की नदी को बहते हुए देखकर सम्राट अशोक चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तन हो गए। युद्ध छोड़ दिया सम्राट अशोक ने, वह धर्माशोक हो गए। तलवार फेंक दी, मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। धौली के अशोकीय शिलालेख उसका बयान करते हैं। जो धौली है ना, धौली, वहाँ सम्राट अशोक के ये सब विषय में प्रमाण देता है। पहाड़ी पर जापानियों के हाथों बना नया बौद्धस्तूप उस गौरवशाली घटना की घोषणा करता है, प्रमाण देता है उस समय की घटना की। वीरत्व की यह कहानी आगे बढ़ती है। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। सम्राट अशोक के बाद खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। उसे पराजित करके कलिंग जी को वापस ले आते हैं। खंडगिरी, उदयगिरी के शिलालेख को उठाए खारवेल का जसोगान करती हैं। जो हम सुनते हमें पता है, खंडगिरी, उदयगिरी, वहाँ पर जो शिलालेख है वह हमें अतीत के घटनावली का प्रमाण देते हैं, वो उस अतीत के घटनावली के साक्षी हैं। तो वो हमें प्रमाण देते हैं क्या, खारवेल का जसोगान करती हैं, हमें सुनाती है खारवेल के बारे में। कलिंग के शौर्य की यह अमर कथा है। साहसिकता का यह सिलसिला आधुनिक युग में फिर दिखाई देता है। बख्शी, जगबंधु, सुरेंद्र साय, चाकी मुंजिया, चक्रधर बिसोई, लक्ष्मण नायक जैसे साहसी कलिंग के सुपूतों ने अंग्रेजों के दांत भी खट्टे कर दिए हैं। ये सब हमारे वीर सैनिक जिन्होंने अपने देश के या अपने जन्मभूमि ओडिशा के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दी है। उनकी गाथा आज तक अमर ही रही है। इन लोगों ने प्राण दे दिए मगर अन्याय नहीं सहा। इन लोगों ने प्राण दे दिया, ये जो वीर अपने देश के लिए, अपने जाति के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए अपने प्राण दे दी, लेकिन अन्याय नहीं सह सके। इतिहास का अब दूसरा पन्ना देखें। उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल, जो कि ओडिशा है। सदियां बीत गई, सदियां गुजर गई है, मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के बड़े-बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं, जो कि हमारे ओडिशा के गौरव है। दुनिया के ये अजूबे में गिने जाते हैं। भव्य और विशाल स्थापत्य, अनेक छोटे बड़े मंदिर, हजारों नारी मूर्तियां, विभिन्न चेष्टा और भक्तियों से मुग्ध करने वाली, हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, रथाकार मंदिर, विशाल और मनोहर। तो हमारे जो कारीगर थे, ओडिशा के जो कारीगर थे, उन्होंने ये जो कोणार्क मंदिर है, पुरी मंदिर है, यहाँ पे जो कारुकार्य किया है ना, वो देश विदेश में बहुत इसकी कीर्ति की गुणगान होती है। कला निपुण में हमारे उत्कल विश्व प्रसिद्ध है। तो अगर हम कोणार्क या पुरी के कारुकार्य को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे कारीगर भाइयों कितने मशहूर थे उनके कलाओं में। द्वारपाल, दिक्पालों के पौरुष, ये सब देश विदेशी पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं। ओडिशा के सूती और पाट के वस्त्र, सोने चांदी के गहने, कांसे पीतल के बर्तन, चीन की कलाकृतियां विदेशी बाजार के आकर्षण रही है। जब विदेशी लोग हमारे ओडिशा में आते हैं ना, तो उन्हें हमारे ये जो ओडिशा के कारुकार्य
के जो बना सींग से कुछ चीजें बनाती हैं घर के उपकरण को सजाने के लिए। और हमारे जो ओडिशा के वस्त्र है, पाट वस्त्र है, गहने, कांसे पीतल के जो बर्तन है, वो सब उनको आकर्षित करते हैं। ओडिसी चित्रकला, नृत्य और संगीत आज विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय है। ओडिया साधक छोटे बड़े नाव में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। महासमुद्र की तरंगमालाओं में नाच नाच कर जाते और धनरत्नों से नौकाएं भर भर कर घर लौटते। तो हमारे यहाँ साधक जो लोग होते हैं ना, तो साधक लोग या साधक बेटे वो क्या करते हैं ना, नाव से वो विदेशों में जाते हैं और वहाँ वाणिज्य कारोबार करके बहुत धन रत्न हमारे उड़ीसा को लाते हैं। अर्थात हमारे उड़ीसा के चीजों को लेकर वो विदेश में बेचते हैं और उन्हीं वहाँ से बहुत धन रत्न उड़ीसा को लाते हैं। ना तूफान से डरते हैं ना गहरे सागर में। वो जो नाव से जाते हैं ना, वो ना तूफान ना सागर किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि हमारे उड़ीसा के लोग बहुत वीर और साहसी हैं। वे कहते हैं आका माँ भाई हमें किसका डर नहीं। चिलिका झील तो उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही। तो जो सरोवर हम कहते हैं ना, जो चिलिका हृद है, वो हमारे उत्कल की लक्ष्मी है, लक्ष्मी कहा जाता है उसे। लेकिन दीपक जलता है तो बुझता भी है। लेकिन जिस तरह हम जानते हैं कुछ चीजों की अगर कुछ अच्छी गुण है तो उसकी कुछ बुरी आदत भी रहती है या बुरी गुण भी रहती है। ओडिशा के ऐसे शैलिया, ऐश्वर्या और वैभव सब काल के घर में विलीन हो गए। ओडिशा का सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया, उसका पतन हो गया। धीरे धीरे ये जो ओडिशा धीरे धीरे उसका डेवलप हो रहा था, वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। बच्चों मेरी बात को अच्छी तरह से तुम समझना। जो हम कहते हैं उन्नति, जो डेवलप मीन्स उन्नति। तो ओडिशा जिस तरह उन्नति करता था, वो धीरे धीरे पतन अर्थात उसका उत्थान हो गया। 20वीं सदी के आरंभ में महापुरुष मधुसूदन ने इस इतिहास को पढ़ा। तो जो मधुसूदन जी थे महापुरुष, उन्होंने उत्कल के इस अतीत के घटनावली को जाना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने सोते को जगाने के लिए चेष्टा की। बोले हे उत्कल के सुपुत्रों उठो जागो, हे उत्कल के वीर पुत्रों मत सो, जाग उठो, अपने पुराने गौरव को याद करो, अब प्रयास करो कैसे उत्कल जो उत्थान हो गया है उत्कल की, उसकी किस तरह उसकी उन्नति हो। तुम्हारे पूर्वजों ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैला था, वह टूट बिखर गया है। गजपति, गौरेश्वर, नवकोटि, कर्नाट, कलवरगेश्वर की उपाधि झूठी हो गई। अगर तुम प्रयास नहीं करोगे कि कैसे उत्कल की उन्नति हो, तो जो उपाधि हमारे वीरों ने पाई है वह सब धूल में मिल जाएगी। तुम दाने दाने को मोहताज हो गए, अब तो उठो, करो या मरो, कुछ करो नहीं तो मरो। ये महापुरुष मधुसूदन की कथा है। ओडिशा वासियों ने यह पुकार सुनी। अप्रैल 1936 को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। अनेक सुधी नेता काम में जुट गए, नवनिर्माण का बीड़ा उठाया, उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, अनेक स्कूल कॉलेज खुले, नई और तकनीकी शिक्षा का इंतजाम हुआ, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले। कुछ ही वर्षों में हजार अमीर अफसर, शिक्षक, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर तैयार हुए। इसी तरह ओडिशा में धीरे धीरे उन्नति होने लगी। हीराकुद बांध बना, खेतों की सिंचाई हुई, अनाज का पैदावार बढ़ा और राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा। सुनागढ़ में हवाई जहाज बनने लगे। परादीप बंदरगाह ने नौ वाणिज्य को बढ़ावा दिया। इस तरह इंफा, नाल्को, जिंदल और वेदांत जैसे बड़ी कंपनियों हुए ना, वह धातु द्रव्यों का उत्पादन किया हमारे उड़ीसा में। चांदीपुर और बड़वार में देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। इससे बड़ा गौरव की बात और क्या हो सकती है। आजकल तो ओडिशा में ही सारी आधुनिक सुविधाएं भी मिलने लगी है। तो हमें भी महसूस हो रहा है ओडिशा धीरे धीरे उन्नति या प्रगति के रास्ते पे चल रही है। सदियों बाद फिर ओडिशा की किस्मत पलटी है, वह प्रगति के रास्ते पर आया है। दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारा ओडिशा चल रहा है। देश की प्रगति में भी उसका योगदान बहुत बड़ा है। यह उसके उत्थान के लक्षण है। हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए। नए उद्योगों में भागीदारी भी हमें होना चाहिए, तब ओडिशा का नया इतिहास सृष्टि होगा। तो बच्चों, हम इस विषय से क्या सीखते हैं कि
हमें भी इस जन्मभूमि के उन्नति के लिए कुछ करना चाहिए। कैसे? हमारा जो वीर लोग हैं ना, जिन्होंने हमारे जन्मभूमि के लिए अपने प्राण की बलिदान दे दिए, तो हम उनके बलिदान को गंवारना नहीं